बाकी तो सब ऐसे ही है। अब इसी में राजनीति विज्ञान का जो जनक है अरस्तु, उसके कह दो 3000 साल पहले उसने दास्ता का समर्थन किया। बीए फाइनल के बच्चों को पढ़ाते दास्ता जरूरी है। उसने तर्क भी दी कि साहब कुछ लोग प्रकृति से ही मूर्ख होते, कम दिमाग के, कुछ लोग ज्यादा दिमाग के होते, तो राजकार्य में भाग कौन लेगा? जिसके पास ज्यादा दिमाग है। तो वो भाग कैसे लेगा? वो जब लेगा जब वो जो कम बुद्धि का आदमी है वो उसका काम करे, तभी तो वो लेगा। अब यहां एक बात हो रहा है कि नागरिकता, नागरिक किसको माना जाए? आपके संविधान में भी नागरिकता, आप भी भारत के नागरिक हो। तो उसने कहा कि साहब जिसके पास अवकाश है, अवकाश का मतलब जो राजनीति में राजकार्यों में भाग लेते वो नागरिक है, बाकी नागरिक नहीं। अब सारे व्यक्ति तो नेता नहीं बन सकते, सारे व्यक्ति तो प्रशासन में सहयोग नहीं दे सकते, तो फिर ये तो बहुत संकीर्ण विचारधारा होगी नागरिकता की। तो अरस्तु भी कहीं न कहीं, जिसको राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है और वहीं से चला है सारा सिस्टम, आपको जो पॉलिटिकल साइंस जो अवधारणाएं सारी आई है ये कहीं कहीं अरस्तु के वहां से ये विचारक है बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस। तो उसने ऐसी बातें कर दी कि जो इतना बड़ा दार्शनिक है उसने भी दास्ता का समर्थन कर दिया। आपको पता है अमेरिका में भी दास प्रथा थी, लिंकन को शूट कर दिया था शायद, दास प्रथा का अंत किया था उन्होंने। तो ये जो सामाजिक असमानता है दुनिया में सभी जगह होगी राष्ट्रों, ये कोई इंडिया की प्रॉब्लम नहीं। जो हिटलर की बात मैं कह रहा हूं उसने जर्मनी को श्रेष्ठ बताया, ऐसे अरस्तु ने यूनान के लोगों को श्रेष्ठ बताया कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते। तो दास कौन होगा? तो दूसरे लोग हैं। तो अपनी जाति की श्रेष्ठता की बात कर रहा है ना, जातिगत अहंकार से पूर्ण विचार है। और जब ऐसी बातें आती है तो सामाजिक असमानता प्रकट हो जाती है। और मुसोलिनी का नाम सुना है आपने? वो फांसीवादी विचारक हिटलर दोनों के, क्योंकि दूसरा जो महायुद्ध हुआ था वो दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। दूरी राष्ट्र में कौन थे? जापान, राष्ट्रपति था, जर्मनी, इटली, ये दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इनके बीच में युद्ध था कुल मिलाकर। और इन्होंने ये सोचा कि प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, प्रजातंत्र में दम नहीं होती है क्योंकि बातों की दुकान है प्रजातंत्र। आपने देखा ये संसद में कितनी बातें होती है, बहुत विचार विमर्श होता है, उसके बाद कोई कानून बनता है। तो इन्होंने ये सोचा कि यहां तो नेता लोग आते हैं संसद में बातें करते हैं और कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा जो सिस्टम है तानाशाही वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और युद्ध हो गया। तो प्रजातांत्रिक सरकारों और तानाशाही सरकारों के बीच में युद्ध था वो एक तरह से। लेकिन ये भी है कि उनकी महत्वाकांक्षा थी इटली का या तो विस्तार हो जाएगा या अंत हो जाएगा। मुसोलिनी ने कहा। और युद्ध को कितना महत्व दे रहे हैं? नारी के जीवन में जैसे माता बनना जरूरी है, आवश्यक है, ऐसे ही पुरुष के जीवन में युद्ध करना जरूरी है। अब बताओ शांति कैसे स्थापित होगी? जो तानाशाह है वो तो शोषण करेगा, इसे कमजोर हो गई असमानता की स्थापना कहीं कहीं, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे। तो ये कई सारी बातें तो राजतंत्र में इस तरह के सिस्टम के लिए, तानाशाही सरकारों के लिए राज्य के स्वरूप है, ये शक्ति सिद्धांत की बात होगी। उसके बाद आता है सामाजिक समझौता सिद्धांत। और इसमें जो सबसे मेन जो विचारक है वो है हार्स लाक रूसो। अगर ये नहीं होते तो न तो आप होते यहां पढ़ते हुए और न मैं होता यहां आपको पढ़ाते। ये तीन है जिनकी वजह से हम सब पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी आई। ये सारी चीजें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये कहां से आएगी? ये प्रजातंत्र के ही है रूप। अगर ये नहीं हो तो प्रजातंत्र क्या है बताओ? ये सारे के सारे जो सिस्टम है, आपको जो आजादी है वो इस प्रजातंत्र के सिस्टम की वजह से दुनिया में प्रजातंत्र है। सभी देशों में तो नहीं है, सबको पता है, सभी देशों में नहीं है। और अमेरिका जो अपने आप को पितामह मानता है डेमोक्रेसी का, वो भी अपने यहां तो प्रजातंत्र को तो ठीक है चला रहा है, कुछ देशों में भी चला देता है, लेकिन कुछ देशों की सरकारें वही गिरा देता है। ट्रंप का तो आचरण आपने देख लिया, उसके पहले भी पनामा में सरकारें गिरा दी, निकारागुआ में विद्रोहियों को दे दिया, अफगानिस्तान का उदाहरण आपने देख रखा है, पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है ना? तो ये सरकारें गिराती है महाशक्तियां, अपने पिट्टू वहां बिठाती है। अंग्रेज तो आप जानते हो सबसे बदमाश कौन है?
हमारे ऊपर तो 200 साल तक राज कर रहे हो। इनसे बदमाश तो कौन कोई दुनिया में है ही नहीं, बहुत बदमाश है, आपस में लड़ा देते हैं आप। अभी टेरिफ वॉर चल रहा है ना इंडिया के बीच में, देखो आप। अब हम तो विश्व शांति के समर्थक है, हमें भी परेशान कर रहा है। तो ये जो महाशक्तियां होती है कहीं से बदमाश होती है। तो ये जो तीनों विचार थे हाफ क्लास रूसो, इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया 16वीं 17वीं 18वीं सदी। अब साहब राजतंत्र चल रहा है, तानाशाही भी चल रही है, विचार सब तरह के आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हाफ्स आता है विचारक है, उसने एक किताब लिखी लेवाइथन, विशालकाय दान। उसमें लिखा है शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं हमें कई सारी चीजें पाई जाती हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार और भी कुछ होगी, तृष्णा वासना, पता नहीं है, वो सारा पिटारा है, ये गंदगी भरी रहती है शरीर में पूरी। अब उसमें से क्या है कि अगर बुद्धि का शासन है तो सब चीजें दबी रहती है। प्लेटो भी 3000 साल पहले कहता है 3 गुण होते हैं मनुष्य में, सृष्टि में भी 3 ही गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, 3 गुण है। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो सत्वगुणवादी सत्य बोलते हैं, रजोगुणी भगवान विष्णु है, तमोगुणी भगवान शंकर है, ऐसा वह मानते। वही बात प्लेटो कह रहा है कि तीनों तत्व बराबर मात्रा में, समान मात्रा में अगर इंसान में रहते हो तो फिर न्याय की सृष्टि हो जाती है, वो व्यक्ति बहुत सभ्य होता है। इन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उसने इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि 3 बातें कर दी, और उसी से फिर इसने 3 वर्ग भी बना दिए। किसने? प्लेटो ने। एक हो गया श्रमिक वर्ग जो तमोगुणी प्रधान है, एक हो गया सैनिक वर्ग, और एक हो गया दार्शनिक वर्ग। क्योंकि प्लेटो के गुरु को जहर दे दिया गया था, सुकरात को, नाम सुना होगा कहीं आप, उसने कहा था सद्गुणी ज्ञान है, जो व्यक्ति सद्गुणी होगा वो फालतू की बातें नहीं करेगा, अच्छे विचार होते हैं उसके, है ना? उसको जहर दे दिया था राजाओं ने। तो इसने फिर एक किताब लिखी थी रिपब्लिक, प्लेटो ने, वहीं से चलती है पॉइंट। और उसने ये कहा कि शासन का जो कार्य है वो दार्शनिक राजाओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए, असभ्य लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाना चाहिए। मैंने अभी शुरुआत में कहा कि राजा दशरथ और राजा राम जैसे होंगे तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी प्रजा को संतान ही मानते हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। तो ये बात ये भी कह रहा है कि अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था सुकरात, उसको जहर दे दिया, क्योंकि ये मूर्ख क्या जाने, ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। तो हार्स ने कहा कि साहब उस समय ब्रिटेन में गृह युद्ध था और मारकाट मची हुई थी, राजा को इसने परामर्श दिया कि साहब शांति व्यवस्था कैसे स्थापित होगी। शांति व्यवस्था तब स्थापित होगी जब आपका राज्य शक्तिशाली बने, तब जाकर के शांति होगी। तो आपने देखा होगा जो राज्य का मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं शक्तिशाली होता है, आगे बताऊंगा। तो इसने राजतंत्र का समर्थन कर दिया सीधा सीधा, लेकिन इसने वहां व्यक्तिवाद को भी महत्व दे दिया। एक विचारधारा है प्रजातंत्र की, मानो उदारवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, है ना, ये सब उदारवाद से डेमोक्रेसी निकली। तो इसने एक चीज दे दी कि राजा का कार्य है जनता की रक्षा करना। अगर राजा कोई ऐसा आदेश दे जिससे उस व्यक्ति के प्राण चले जाए उस आदेश से, तो वो उल्लंघना कर सकता है। यहां हाथ से एक अधिकार देता है, किसको? प्रजा, क्योंकि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो समझौते से हुई है, और प्रजा ने अपने सारे अधिकार राजा को दिए समझौते के मार्फत। तो यहां प्रजा को ये एक अधिकार वो दे देता है, जैसे किसी को तैरना नहीं आए और राजा कहते हैं काली सिंध में कूद जा, तो वहां उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैं, उसको पता है कूदते ही मरूंगा इसमें। तो ऐसे आदेश अगर हो तो वो व्यक्ति मना कर सकता है, इसलिए हाथ को व्यक्तिवादी भी कहा जाता है इस लाइन की वजह से। यहां उसने थोड़ा सा व्यक्ति अधिकार की बात करें, मानव के अधिकार की बात है। आगे आए, दूसरा विचारक आया इसके बाद जॉन लॉक, जिसको उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, इसको क्रांतियों का दार्शनिक भी कहते हैं। जॉन लॉक ये ब्रिटेन का ही था, इसके जमाने में शांति थी ब्रिटेन में। तो इसने कहते कि नहीं,
अधिकार होने चाहिए। राजा तो बना रहे, लेकिन उसके पास अधिकार सीमित रहे, सीमित संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन। ये इसने अपनी पुस्तक में किया, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, है ना, शासन पर 2 निबंध। उसमें इसने कर कि राजा के पास ताकत तो हो, लेकिन कम हो। ताकत कहां हो? संसद में हो, जनता के बीच में हो, ऐसा इसने कह दिया। और इसने कह दिया 3 अधिकार मनुष्य को प्रकृति से ही मिले हुए हैं, ये किसी ने दिए नहीं हमें, जो लाख कह रहा है उस समय। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार की बात सबसे पहले जॉन लॉक करता है। आपका संविधान तो बहुत बाद में आया है, उसके पहले ही दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई। तो जॉन लॉक ने 3 अधिकारों की बात की थी, और तीनों अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, जिसमें से 2 अधिकार तो आपके इसी में सामाजिक समानता नहीं आते। अगर स्वतंत्रता ही नहीं है तो समानता कहां से आएगी? बताओ। एक चैप्टर ही पूरा पॉलिटिकल साइंस, स्वतंत्रता और समानता दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता नहीं है तो समानता व्यक्त हो जाएगी, और समानता है, अगर स्वतंत्रता नहीं है तो भी समानता का कोई मतलब नहीं। दोनों चीजें हैं। इसलिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पॉलिटिकल साइंस, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है। अगर 3 चीज नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी भी नहीं है। और समानता, स्वतंत्रता, न्याय, 3 ही तो है। फिर बंधु तो जोड़ दो, मानव की गरिमा जोड़ दो, ये तो बात की बात है, उसमें आ जाती है। तो इसने 3 अधिकारों की बात कर दी, और ये प्रकृति से मिले हुए हैं। दूसरा, उसने ये कहा कि ये शासन जो है ये ट्रस्टी है, जनता को अधिकार है, अगर ये आपकी भावनाओं के अनुसार काम नहीं करे, आपके कल्याण के लिए कार्य नहीं करे, तो इनको बदल सकते हैं। किसको? सरकार। वो राज्य की बात नहीं कर रहा, सरकार की बात कर रहा है। सरकार को बदलने का अधिकार है जनता, क्योंकि काम कौन करता है? सरकार। राज्य के 4 तत्व है ना, पढ़ा होगा कहीं आपने। राज्य के 4 तत्व है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्व होते हैं जब राज्य बनता है। और सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं। तो सरकारें बदलती है, राज्य स्थायी होता है। राज्य के खिलाफ विद्रोह का अधिकार किसी भी विचारक ने नहीं दिया। सरकार के खिलाफ बात करते, क्योंकि सरकार तो आप भी बदल देते हो 5 साल में, पावर है ना आपको, डेमोक्रेसी है ना। यही बात लाभ कह रहा है कि अगर सरकार अच्छा काम नहीं करे, जन कल्याण का काम नहीं करे, तो उसको बदला जाए। ये दूसरा विचारक हो गया। आपके मौलिक अधिकार यहां से निकल ही गए, 3 अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार संविधान के समय था भारत में, बाद में उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, नहीं तो 7 पूर्ण अधिकार थे आपको, है? उसके बाद आता है रूसो। रूसो सबसे आगे, उसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा कहा जाता है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जानते हो? 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता सीधी शासन कार्य में भाग लेती है, जनता ही कानून बनाती है। रूसो को माना जाता है इसका प्रवर्तक। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जनता ही कानून बनाए, जनता ही सब कुछ करे। यह पाया जाता है स्विट्जरलैंड में वर्तमान में, और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में भी थोड़ा बहुत कुछ पाया जाता है। पर स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, जिसमें जनता सीधी शासन कार्य में भाग लेती है। बताओ प्रजातंत्र का कितना अच्छा रूप है, जनता ही मालिक है ना, वही कानून निर्माण कर रही। ये डेमोक्रेसी अभी की बात है। स्विट्जरलैंड सेकने पे चलते विश्व के प्रमुख संविधान, उसमें आपको बच्चों को पढ़ाया जाता है स्विट्जरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। हमने जापान का भी पढ़ा, अब फ्रांस का चल रहा है, चीन का चल रहा है। ये कुछ संविधान पढ़ते हैं, उनमें क्या है, क्योंकि जो वहां की अच्छी चीजें वो हम भी पढ़ेंगे। तो रूसो अगर नहीं होता तो शायद फ्रांस की क्रांति नहीं होती। फ्रांस की क्रांति हुई ना 1789, और नारा लगाया स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये फ्रांस की क्रांति में नारा लगा। किसके कारण लगा? रूसो के कारण। अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी समर्थन किया। ये पहला विचार था जिसने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। जैसे दयानंद समुद्र ने कहा था, वेदों की ओर लौटो।
ओर लौटो, क्योंकि ये मनुष्य को भोला मानता है। आदर्श बर्बर नाम दिया है उसने, मनुष्य अच्छा होता है। तो बुरा कहां से हो गया? जब से संपत्ति और विज्ञान का आविष्कार हुआ। मनुष्य पहले बढ़िया था, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन सब करते हैं, पर जब से संपत्ति का आविष्कार हुआ और विज्ञान का आविष्कार हुआ, वहां से कहीं न कहीं समाज में द्वेष आ गया, फूट पड़ गई एक तरह से। इसलिए ये बात कर रहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। अभी कितनी समस्याएं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग नाम सुना होगा आपने, है ना? कहीं अकाल पड़ रहे हैं, कहीं पानी बहुत गिर रहा है, क्या है? कहीं कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी तो हो ही रही है ना? तो ये प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है। तो इसी के विचारों से कुल मिलाकर के कि फ्रांस की क्रांति हुई, और वो जो पहले की विचारधाराएं थी कहीं कहीं राजतंत्रवादी, वो ब्रेक लग गया। और जो कहा था कि राजा को ईश्वर ने भेजा है, वो टूट गया मामला। अब किसने बनाया राज्य को? मनुष्य। सामाजिक समझौता मतलब आपस में लोगों ने समझौता किया, और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो, है ना? तो राज्य की उत्पत्ति हो गई। अब अगला एक और सिद्धांत आता है विकासवादी सिद्धांत। वो कहता है कि साहब एक दिन में तो राज्य नहीं बन सकता, हजारों सालों का काम है इसमें। इसलिए उसने नाम दिया विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत, जिसमें शक्ति ने भी दिया, रक्त संबंधों ने भी योगदान दिया, आर्थिक चेतना, राजनीतिक चेतना ने भी उसमें काम किया, कई सारे तत्व उन्होंने काम किया, और धीरे धीरे विकास का परिणाम राज्य हुआ। तो ये एक तरह से राज्य की बात। अब ये डेमोक्रेसी कहां से आ गई सर? आपके यहां भी प्राचीन ग्रंथों में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था तो है? कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये ग्रंथों में है, प्राचीन काल के ग्रंथ है, उनमें है। और कहते हैं कि साहब ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है। किसमें सर्वश्रेष्ठ? ज्ञान में है। तो सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान तो उसी के पास था। आपने देखा होगा, ऋषि अगस्त का नाम सुना होगा, है ना? गुरु परशुराम का नाम सुना होगा, है ना? ये तो है दिव्य आदमी। कई गुरु है, व्यास जी है, सुखदेव मुनि है, उनकी बात बताओ कहीं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र भी है इनमें से कई, ऐसा मानते हैं। नारद जी भी तो ज्ञान ही है। ज्ञान तो उन्हीं को दिया होगा ईश्वर ने शुरू, तो वो मंत्रोच्चार से चलता हो, प्राचीन काल की बात है सबकी। पर उसको क्या धीरे धीरे समय के साथ चेतना युग बदल दिया, वो सब युग की बातें होती। द्वापर युग आया, वहां भी कहीं कहीं गुरु का महत्व रहा है और सत्यों का महत्व रहा है। बाकी के नीचे के जो दूसरे वर्ग थे वैश्यों को व्यापार से मतलब था, शूद्र है तो दूसरे खेती बाड़ी का काम करते होंगे। इस तरह की बातें सब इसमें अपने जो पढ़ने में आती है कि चार वर्ण थे उस समय। अब ये चलता रहा सिस्टम, राजतंत्र चलता रहा, धीरे धीरे अंग्रेज आकर के हमारे यहाँ, और अंग्रेज तो पूरे यहीं से आप जानते हो, वो अपने यहाँ सुधार कर लेंगे पर आपके यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में तो कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल साम्राज्य था, है ना? और ये सारी चीजें जो आई, अभी जो बात कर रहे थे, ये यूरोप की देन है, यूनान की देन मानो यूरोप की ज्यादा देन है ना? तो ये वर्तमान में धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हुई, और उसके बाद डेमोक्रेसी आई, और अमेरिका में भी संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिका भी पहले गुलामी था अंग्रेजों का, है आजाद हुआ, और वहां से ये प्रजातंत्र की नींव बनी। तो पश्चिमी शक्तियों ने धीरे धीरे प्रजातंत्र को आगे बढ़ाया, प्रजातांत्रिक देश बने। और उसके बाद ब्रिटेन में तो आपने देखा यहाँ शासन था, लेकिन वहां डेमोक्रेसी आ गई थी, है ना? और वो कैसे है आपको पता है, शुरू में तो सामंत होते थे, पहले राजाओं के राजतंत्र था पहले ब्रिटेन में। तो 1215 में सामंतों ने कहते जब राजा से कि हमें अधिकार चाहिए, ऐसा कुछ नाम था राजा का, नहीं तो हम तेरे पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। तो उस राजा को क्या हुआ, सामंतों को कुछ अधिकार देने पड़े, 1215 की बात है। और वो अधिकार कहलाए मेघना कार्टा, महान अधिकार, है ना? तो अधिकार उन सामंतों को मिल गए। उसके बाद भी 1628 में कुछ अधिकार पत्र थे, 1689 में और कुछ पावर मिली, तो वहां से धीरे धीरे ये चला, है ना? पर ये 16वीं 17वीं शताब्दी में ये जो बात आई कहीं न कहीं संविधान की, ये कुछ समतावादी विचारक थे ब्रिटेन के, और एक विचारक का नाम आता है हेनरी मैन। हेनरी मैन कहता है जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है।
जनता की आवाज, ईश्वर की आवाज। अब आप अंदाजा लगाओ शक्ति किसके पास है? जनता के पास। 5 आदमी बैठ जाते हैं तो फैसला करते हैं, तो मानते हैं उसको कि आप पंचों ने फैसला कर दिया। ये विचारक जब आया कि जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है, कुछ समतावादी विचारक थे, तो वहीं से कहीं से संविधान की बात हुई। और संविधान में ब्रिटेन में प्रजातंत्र रहा, वहां संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, और हम पर तो 200 साल तक करीब अंग्रेजों का राज रहा। हमारे यहाँ तो 1947 में जाकर के आजादी मिली, तो उसके पहले अधिकांश देशों में डेमोक्रेसी आ गई थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी सोचा कि जनता का काफी शोषण हुआ है और ऐसा संविधान बनाया जाए ताकि सभी का भला हो, है ना। क्योंकि अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस में एक जगह लिखा था, समाज में सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। यदि वो बिना कानून और न्याय के जीवन यापन करता है तो वो निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा समझे या कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि मुझे समाज की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको मानव समाज का सदस्य मत समझो, वो जंगली जानवर है या देवता है। दो कोई समाज की जरूरत नहीं पड़ती, या तो देवता क्योंकि वो पूर्ण है, या जानवर। तो समाज की जरूरत तो सभ्य इंसान को पड़ती है, और जब समाज बनेगा तो राज्य भी बनेगा, है ना। ग्रीन लिखते हैं मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। आपके जो अधिकार है, आपकी चेतना है, स्वतंत्रता चाह रही है, तो उसमें राज्य भी नहीं। ये सारी चीजें जो है वो प्रजातांत्रिक राज्य के लिए है कि प्रजातंत्र है तो आपके अधिकार है, उसी में समानता की बात आएगी। अगर राज्य ही नहीं है, उसका कोई संविधान नहीं है, तो ये सारी चीजें बेईमानी हो जाती है। इसीलिए ग्रीन लिख देता है बाद में आगे, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। आपके संविधान में लिखा है ना, हम भारत के लोग, तो संप्रभुता कहां निवास कर रही है? जनता में निवास कर रही है। अंतिम शक्ति किस पे है? जनता में। जनता कौन सी? जो 1947 के समय थी और उसके बाद भी आने वाली है हमेशा, क्योंकि वो तो चले गए, नए प्रकट हो गए। तो आगे जो संप्रभुता है, वो अंतिम स्रोत जो है वो आपके पास है। आप ही वो शक्ति, संप्रभुता की शक्ति आपके पास है, क्योंकि आपने एक तरह से वो संविधान को जो बनाया वो आपने बनाया, जनता ने बनाया। जनता के लिए, जनता द्वारा शासनीय लोकतंत्र ऐसा कहते हैं ना। तो संविधान को किसने बनाया? जनता ने बनाया। जो संविधान सभा थी वो जनता के द्वारा चुनी हुई मानी गई थी, हालांकि वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा उसका निर्वाचन किया गया था, जो मेंबर थे उनका, लेकिन जो संप्रभुता है वो जनता को उन्होंने दे दी थी। तो इस तरह की जो बातें आई कहीं न कहीं दुनिया में, ये चलता रहा सिस्टम। अब जब अंग्रेज चले गए तो हमारे सामने दुविधा ये थी कि हम सिस्टम को कौन सा अपनाएं और कौन सा संविधान, क्या करें क्या नहीं करें। तो प्रारूप समिति बनाई गई संविधान के लिए, तो उसी की बात आती है जरा। और भी समितियां, 22 समितियां बनी थी, 14 बड़ी समितियां थी, 8 छोटी थी, कुल 22 समितियां बनी, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण कर दिया। प्रेम बिहारी राय ज्यादा के हस्ताक्षर है संविधान, उन्होंने लिखा था इसको। 251 पेज है भारतीय संविधान, और बाद में जब इसको प्रकाश किया तो 500 पेज हो गए। और उस संविधान में आपके जो लोक देवता है, एक तरह से श्री राम हो सकते हैं, कृष्ण है, आपकी झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई है, और भी कुछ कई सारे उसमें चित्र भी है, महाभारत काल के श्री कृष्ण, उसमें चित्र 22 चित्र भी लगाए गए, ऐसा कुछ है, चित्र भी लगे हुए हैं। वो क्या दिखा रहे हैं? आपकी सभ्यता और संस्कृति को दिखा रहे हैं संविधान, कि हमारा देश कैसा था, यहाँ कौन कौन आए, किस प्रकार, सारा चित्रण दिया है। और दिल्ली की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें बक्से में रखी हुई है वो संविधान की किताब। कहते हैं उसमें गैस भी भरी हुई, हीलियम गैस भरी हुई, कोई के पेज वगैरह खराब नहीं, कोई वजह होगी उसकी, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है संविधान को बनाने में, और करीब 60 देशों का उन्होंने अध्ययन किया था, 60 देशों के संविधानों का। ऐसे ही नहीं बनाया संविधान को, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उसमें लगे। क्यों? क्योंकि उसका कारण एक चैलेंज था संविधान बनाना। आपको पता है साइमन कमीशन भारत आया था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था उस कमीशन में, 1927 में, और अंग्रेज थे उसमें। और भारत में जब वो आया तो उसका विरोध किया था भारतीयों ने, साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। और उसमें लाला लाजपत राय का निधन हो गया था, जो पुलिस अधीक्षक था, उसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया, और उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए लाहौर में, और उसका
देहांत हो गया। बाद में जो भारत मंत्री था लॉर्ड ब्रेकिनहेड, उसने कहा कि आपको इसलिए हमने शामिल नहीं किया भारत वालों को कि आपके यहाँ तो कई सारी जातियां धर्म हैं, आपस में विवाद है, तो आपको इसमें कैसे लगते हैं, आप क्या संवैधानिक सुधारों की बात करते हैं। 1929 के संवैधानिक सुधार होने थे, उसके लिए उसका विरोध किया था 27। तो आप में तो फूट है, तो आप क्या संविधान बनाओगे, क्या सुझाव देखो आप। अंग्रेज ये मानते थे कि इनमें एकता है नहीं, क्योंकि कई सारी जातियां, धर्म भी कई सारे आप जानते हैं। तो बाद में नेहरू रिपोर्ट निकली थी, उस समय नेहरू रिपोर्ट को बनाया था मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, है ना। और उसको बनाने के बाद एक उस चैलेंज को स्वीकार किया कि ये बना दिया साहब ने, और ये सभी राजनीतिक दलों को ये नेहरू रिपोर्ट स्वीकार है। तो ये तो वहां से चल रहा था। तो उसके बाद जब ये संविधान बना तो बहुत बड़ा चैलेंज था ना। फिर अच्छी चीजें जो होती है कहीं कहीं दुनिया में, उनको लिया जाता है। जो बेकार की चीजें हमारे लिए उपयुक्त है उनको तो क्यों लेंगे। इसलिए कुछ ऐसी चीजें थी जिनको हमने ग्रहण किया, जैसे आपके मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, आपके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये जो आपकी जो सामाजिक समानता की बात आ रही है, जो व्याख्यान है, वो इन्हीं दोनों में मेन है। आप मौलिक अधिकार आप पढ़ते हो, 6 मौलिक अधिकार है आपके भी, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते, अब 6 मौलिक अधिकार है। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, भाग अनुच्छेद 37, 38 से लेकर के 51 तक, 50, 51 वहां तक उसमें है। और बाकी कुछ विशेष उपबंध भी संविधान में किए गए हैं, अनुच्छेद 330 से 342 तक। इन्हीं में आपका सामाजिक समानता की बात संविधान में की है ना, जो संविधान में है, इन अनुच्छेदों में वो बात की गई है। अब अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय संविधान पूरी तरह से व्यावहारिक है, इसमें लचीलापन भी है, और शांति काल और संकट काल के समय देश को एक रखने की इसमें अहमियत है, काबिलियत है। यदि नवीन संविधान में कोई कमी रहती है या कुछ खराब होता है, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए संविधान खराब नहीं है, लोग ही खराब है। ये लिखा हुआ है संविधान, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें लिखा हुआ है पहले संविधान की विशेषता के ऊपर, अम्बेडकर का बयान है जो उन्होंने दिया था। अब संविधान क्या करेंगे साहब, संविधान तो लिखने वाला उस समय की परिस्थितियां देख कर। और सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। उस समय 395 अनुच्छेद है इसमें, भारत के संविधान में, है ना। 8 अनुसूचियां हैं, है ना। बाद में जोड़ी गई थी 1951 में, पहला संशोधन करके नवी अनुसूची। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। और वहां से बात आती है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। पहले आर्टिकल में ये लिख दिया उन्होंने, अनुच्छेद 1 में, राज्यों का एक संघ होगा। मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वो कोई समझौते के कारण नहीं, जो राज्य बना भारत वो कोई समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं है। जैसा कि अमेरिका का संविधान है, वहां राज्यों ने आपस में समझौता किया हो, तो ये भारतीय जो राज्य है ये समझौते का परिणाम नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब उन्होंने ये दिया। दूसरा ये दिया कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है भारतीय संघ से। तो ये जो चीजें थी कि एक तो समझौते का परिणाम है भारतीय राज्य, और इसका नाम इंडिया या भारत यही रखा है, या तो आप इंडिया कहोगे इंग्लिश में, नहीं तो भारत, इसका नाम संविधान में यही है। और ये समझौते का परिणाम नहीं है। और भारतीय जो राज्य है उनको अलग होने का अधिकार भी नहीं है, ये पहले ही अनुच्छेद में लिख दिया। चाहे कोई राजनेता कुछ व्याख्या करे, कुछ करे, और इसको जब आप अगर कमीशन दोगे तो भारत का संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लो कोई कमीशन देते हो आप, तो जनरल स्टडी में ये चीजें सारी आती है, उसमें संविधान को पढ़ना पड़ता है आप, है ना। और उसमें जे नारायण पांडे की किताब पढ़नी पड़ेगी पहले, और ज्यादा कोई बढ़िया पढ़ना चाहे IAS वगैरह दे तो फिर दुर्गादास बसु की किताब पढ़नी पड़ेगी, DD बसु, भारत का संविधान। और भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़े, ऐसी किताब है तो
एम लक्ष्मीकांत की आती है आजकल, बढ़िया किताब वो आती है कि और बता दो, मैंने थोड़ा इनको पढ़ा हुआ हूँ, पलटे सुनने इनके, है ना। तो कोई पढ़ना चाहे, क्योंकि संविधान तो सबको पढ़ना चाहिए, ये कोई खाली पॉलिटिकल साइंस वालों का ही नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि क्रांतियां क्यों होती है दुनिया में, क्रांतियां इसलिए होती है क्योंकि वहां के छात्रों को संविधान का ज्ञान ही नहीं कराया जाता। इसलिए वो कहता है क्रांति से कैसे बचे। अरस्तु कहता है क्रांति से तब बचोगे पहले छात्रों को संविधान की भावना के अनुसार शिक्षा दो। संविधान सबको पढ़ना चाहिए, आपके अधिकार क्या है वो आपको पता हो, लेकिन आपके कर्तव्य क्या है वो भी आपको पता हो। और आपने देखा होगा अभी वंदे मातरम चला है ना, और संविधान दिवस मनाया सबने आप, है ना? वो इसीलिए है कि देशभक्ति की भावना बढ़े छात्रों में, क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। जो भी शक्तियां लेता है वो संविधान से ग्रहण करता है, कोई भी आंदोलन होता है वो संविधान से शक्तियां ग्रहण करता है, बहुत पवित्र दस्तावेज माना जाता है संविधान। तो ये अनुच्छेद 1 में ही सारी बातें यहाँ पर कर दी थी। अब इसमें मूल बात जो आती है आपके सामाजिक समानता की, वो आती है मूल अधिकार। मूल अधिकार सभी को दिए हुए राज्य के द्वारा, ताकि अपने व्यक्तित्व का विकास वो कर सके, आजादी महसूस कर सके कि हाँ हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। जनता को अधिकार में अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया, मारा भी बहुत है, अत्याचार किए ना। तो संविधान निर्माताओं को लगा कि एक अच्छा वातावरण बने और देश के नागरिकों को लगे वास्तव में आजादी मिली है, इसलिए आपको 7 मूल अधिकार दिए और ये संविधान द्वारा प्रदत्त है। किसी ने कोई ऐसे नहीं दिए मौलिक है, किसी अन्य सरकार ने दिया आपको कोई हस्तांतरण कर दिया, ये तो संविधान से ही है। और ये किसके विरुद्ध दिए? राज्य के विरुद्ध। अगर राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप रीट लगा सकते हो, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। अब राज्य में कौन? एक तरह से सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ही होगी रीट तो दायर, क्योंकि कानून कौन बना रही है? सरकार ही बना रही है। तो ये इसलिए दिए गए हैं, ये न्याय योग्य है एक तरह से, आप न्यायालय में जा सकते हो। दूसरे हैं नीति निर्देशक तत्व, उनमें भी सामाजिक समानता की बात की है, पर उनको लागू करने के लिए राज्य बातें नहीं है। 38 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व, है ना। समाज कार्य के लिए समान वेतन मिले, स्त्री हो या पुरुष हो। उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, है ना। समान नागरिक संहिता की बात भी आती है, चलता रहता है, बीजेपी गवर्नमेंट भी करती है, समान नागरिक संहिता बने, है ना। पंचायतों की बात भी उसमें कई सारी है। पर्यावरण को बचाने से संबंधित भी सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों में है ना। दुधारू पशुओं से संबंधित उनका संरक्षण करना, गाय बछड़ों की रक्षा करना, ये भी चीजें उसमें किसमें? नीति निर्देशक तत्व। लेकिन उनके लिए राज्य के ऊपर पास अगर संसाधन है तो राज्य उनको लागू करेगा, वो सकारात्मक आदेश है। किसके लिए? राज्य के लिए। अगर राज्य कर सकता है, नशाबंदी है, अगर राज्य सक्षम है कि मैं नशाबंदी करूंगा पूरे देश में, उसके पास आय के साधन है तो कर सकता है। कल से आपको कुछ नहीं मिलेगा, नशे की चीज नहीं मिलेगी देश में, इसलिए आपको जागरूक कर रही है राजस्थान सरकार, क्योंकि उसको अगर वो बंद कर दे तो हो सके सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाए। आर्थिक तंगी की बात है, आप जानते हो सरकारों के पैसे की बहुत कमी रहती है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, पेंशन भी तो देते हैं ना गरीबों को, है ना, ताकि वो पेट भर ले। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना गरीबों के लिए, कई सारी योजनाएं चला रखी है सरकार ने, पर ये नीति निर्देशक तत्वों में है। अगर उसके पास संसाधन है तो वो प्रजा की और ज्यादा सेवा करेगा, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा। आर्थिक लोकतंत्र यही है नीति निर्देशक तत्वों में, और कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है वो भी यही आती है, क्योंकि राज्य आपकी मदद के लिए जन्म से लेकर के शमशान तक राज्य आपकी मदद करता है। इसी को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। यह भी ब्रिटेन से ही निकला है कि कहां से है लोक कल्याणकारी राज्य। एक रिपोर्ट थी वेबरिक रिपोर्ट, उसके आधार पर जब कार्ल मार्क्स ने कहा ना विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये पूंजीपति आपका शोषण कर रहे हैं, उसी ने नारा दिया था ना। तो इन अंग्रेजों के पास कोई चारा ही नहीं था उससे बचने के लिए, और उसने कहते अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दे दिया कि श्रमिकों का शोषण कैसे होता है। एक साड़ी बनती है, 14 रुपए लगते हैं उस पर टोटल राशि साड़ी को बनाने में, कारखाने में 20 रुपए में बेच देता है उसको कुर्सी पर, 8 रुपए जेब में, 14 6 रुपए जेब में रख दिया उसने, पूंजीपति आराम से कुर्सी पर बैठा है, काम तो आपने किया, तो करेंगे अतिरिक्त मूल्य है।
जो उसने बेचा है, जो लगाया है वास्तव उसमें अंतर अधिक मूल्य 14 लगे, बेचा कितने में 20 रुपये ले लिए आराम से, मेहनत आपकी लगी। तो ये जो उल्टे सिद्धांत किया था कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा का, उसी के ऊपर पूरा सोवियत संघ बना हुआ है, चाइना बना हुआ है ना। विचारधारा जो कह जाता है वो अमर हो जाती है, उसके विचार को मान फिर राज्य में सही बन जाता है। तो दुनिया का देश वो साम्यवादी राष्ट्र चाइना, अभी पहले रशिया भी था, दुनिया आधी दुनिया में साम्यवाद था, आधी दुनिया में प्रजातंत्र और सैनिक सरकारें थी। जहां अमेरिका का आशीर्वाद है वहां पाकिस्तान जैसी सरकारें थी, मतलब सैनिक तानाशाह। वैसे तो वो कहता है लोकतंत्र का समर्थन करता हूं, मानव अधिकारों का रक्षक हूं मैं, लेकिन पाकिस्तान में कौन से मानव अधिकार की रक्षा होगी बताओ आप? कुछ भी नहीं। शाम को घर आ जाए तो ठीक है, आदमी गया है धंधे पे, घर आ गया तो ठीक, नहीं तो राम नाम सत्य रास्ते में, क्योंकि हथियार कैसे ही मिलते। कोई आतंकी आपके यहाँ भी आते हैं, कश्मीर में आ रहे हैं, इनका कोई मोरल ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो आप अमेरिका के पाकिस्तान के समर्थन को समझ, जबकि लोकतांत्रिक सरकारों का सहयोग देना चाहिए, लेकिन ये तानाशाही सरकारों का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि महाशक्तियों का कोई सगा संबंधी नहीं है, उनको तो उनके हित है। मार्केट तो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति प्राप्ति उनका ध्येय है, और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति शक्ति से ही होती है, इसलिए अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करते हो और फूट डालते रहते हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनमें तो अगर राज्य के पास अर्थव्यवस्था मजबूत है तो कुछ राज्यों से बिहार में नशा मुक्ति कर दी है, गुजरात में भी कर दी थी, शराब वगैरह नहीं बिकती है वहां पर, बंद कर दिए कारखाने, पहले आंध्र प्रदेश ने भी की बताए, उसके पहले हरियाणा ने भी की थी बंसीलाल सरकार कि नशा मुक्त हो बिल्कुल, ताकि युवाओं को ये नशे की प्रवृत्ति दूर रखा जा सके। पर यह है कि सरकार का अपना है, कई बार आय के साधन नहीं होते तो फिर वो आपको जागरूक करना ही ज्यादा बढ़िया मानते, इसलिए अभी राजस्थान सरकार आपको नशा मुक्ति के लिए शपथ वगैरह दिलवा रही है, जागरूक करिए, तंबाकू मत लो, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो पहले तो हम लोगों ने वो तंबाकू बीड़ी जानते थे, है ना, फिर वो कुछ सुना अफीम का नाम सुना, अब वो अफीम के बाद वो इसमें आगे जाने क्या, फिर वो फिल्में देखी तो उसमें जाने क्या ब्राउन शुगर क्या होती है, हीरोइन क्या होती है, भगवान जाने क्या क्या है नशे की चीजें, है ना। तो ये जाने क्या क्या चीजें आ गई, और उसमें क्या युवा पिसता जा रहा है, ये बचना चाहिए, इसलिए सरकार का प्रयास है। अगर आप ऐसे नशे करोगे तो सेना में कौन जाएगा बताओ? सेना में तो फिट आदमी चाहिए ना, देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, कानून व्यवस्था के लिए भी जरूरी है ना, और फिर खेती बाड़ी का काम भी है, नौकरी भी करनी है कई लोगों को, कई सारे काम है। तो देश के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये नशे की प्रवृत्ति जो है, तो ये नशा मुक्त भी इसमें नीति निर्देशक तत्वों में है। अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आ गया तो वो बंद कर देगा 1 मिनट में, फैक्ट्री बंद करो इसकी, और फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। उससे तो बढ़िया है कि राज्य का काम अगर चल रहा हो, उनकी मजबूरी हो सकती है अपनी, पर अपने को इसको दूर रखना है ना। आत्मदीपो भाव की बात की थी ना गौतम बुद्ध ने, तो ये तो आपको ही समझना चाहिए ना कि क्या मेरे लिए फायदे का है, क्या नुकसान है ना। तो ये तो जो सामाजिक समानता की बात है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए था कि जो संसाधन है राज्य के पास उसका भी सब में समान वितरण हो। मातृत्व के समय महिलाओं को अवकाश मिलना चाहिए, ये सब है नीति निर्देशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में है। अगर कोई काम करा महिला ने भी किया और पुरुष ने भी किया तो दोनों को समान वेतन मिले, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए महिला और पुरुष के बीच, तभी तो सामाजिक समानता है। ये तो नीति निर्देशक तत्व की बात। इस राजा मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, सभी समान है कानून की दृष्टि में। आर्टिकल 14 से लेकर के 20-21 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के 22 तक समानता के अधिकार की कई कई बातें आती हैं उसमें, है ना। कानून के समक्ष समानता, कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, स्त्री या पुरुष कुछ भी हो, ये कहीं कहीं ब्रिटेन में ही पाया जाता है, विधि के समक्ष समानता, है ना। क्योंकि वहां भी यही है, कोई अपराध अगर किसी ने कर दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सामान्य नागरिक, जज के सामने बराबर चाहिए, और जो कानून है वो दोनों के लिए समान है। अपराध किया है तो प्रधानमंत्री को भी वही सजा मिलेगी जो उस साधारण व्यक्ति को मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ भी यही है, सब समान है, कोई फर्क नहीं है, स्त्री और पुरुष कानून के समक्ष, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये तो बात ये वरिष्ठ अधिकारी है, नहीं साहब इसका क्या होगा, जज भी यहाँ सब खड़े होते हैं, कर देते ना एक तरफ खड़े, कानून के समक्ष सभी समान है ना। उसके अलावा कोई भेदभाव नहीं, जाति लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं,
ये नहीं है कि ये तो यहाँ का है और दूसरा उधर साउथ का है, जन्मस्थान इसका तो ये हो गया। तो ऐसा भी नहीं है आर्टिकल 15 में इस तरह की बातें कही गई है। कहीं चला गया कुएं बावड़ी में पानी भरने के लिए, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होगी, कहीं ठाकुर का कुआ कोई कहानी थी उस समय। आप देखो जाति पता हिंदुस्तान में बहुत जटिल। वो कहानी में लिखते हैं कि कुएं में पानी भरने चली गई कोई ऐसी की महिला, तो पता पड़ गया ठाकुर को, तो उसको काफी दंड दिया। ऐसा लिखते प्रेमचंद यथार्थवादी थे, कहानियों की बातें हैं। ऐसा होगा अंग्रेजों के जमाने में, अभी भी जाति पता थोड़ी बहुत रहती है, गाँव में चलती है, पर अब खत्म हो गया। तो जो नीची जाति के लोग हैं उनको तालाब में स्नान गृह में जो सार्वजनिक है मान लो नहीं नहाने देते, तो कानून का उल्लंघन है, आप नहीं कर सकते। कानून भी बना हुआ है ना, जेल हो गए, सभी के लिए खुला है ना। उसके अलावा नौकरियों में समान अवसर, आर्टिकल 16, सबके लिए नौकरियों में समान अवसर है। अब ये अलग बात है कि मान लो कोई कमजोर वर्ग है तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है, ऐसा उसमें दिया गया है आर्टिकल 16 में। और कुल मिलाकर के समानता का अधिकार, ये पूरा का पूरा जो आपका सोशल जो इक्वलिटी है उसी से पूरा का पूरा समझ है कि संविधान किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी समान है। एक और आर्टिकल है 17, अस्पृश्यता, छुआछूत है ना। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके लिए भी कानून ये मिटा दिया गया है। सब ऑफिस वगैरह सब में अब सभी समान है, ऐसा नहीं कि एसटी का है, एसटी का है, कोई ऊंचा है, कौन है, दलित है, पता नहीं क्या क्या जो भी है। तो ये इसको भी बिल्कुल मिटा दिया गया है। बिल्कुल आजादी के समय से ये सारे के सारे आपको मूल अधिकार दिए हुए और इनसे संबंधित कानून भी बने। और आपने देखा होगा कोई एसटी का कोई कानून भी वो धारा 3 का नाम बोल रहा है आजकल कि कोई अगर जातिगत अपमानित कर दे तो उसके लिए भी कुछ सजाए के प्रावधान है। ऐसा भी है। एक तरह से ये कि सबको न्याय मिले, जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी लगे मैं प्रजातंत्र में रह रहा हूँ और न्याय मिल रहा है, मुझे सामाजिक न्याय मिल रहा है, समाज में सभी लोग बराबरी के थे। प्रिंसिपल साहब आए थे हमारे तो सभी लोग तो पुराना अनुभव सुना रहे थे कि पहले कैसे जाति प्रथा थी कि ऊँट होते थे उधर पश्चिमी रेगिस्तान में, तो किसी ऊँट पे बंदी होगी उसकी रोटी होगा तो वो उतारा होगा, एक बार कोई ऊंचे जाति का होगा तो वो उतारा था इधर, उसने एसटी वाले ने उसको पकड़ लिया ऊँट को, तो उसने वो रोटी थे। अब बताओ आप, ऐसे भी हालात नहीं होंगे। अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है तो कहीं बिल्कुल लगा होगा ऐसा, और इसीलिए वो आरक्षण की बात आती है कि आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, एसटी एससी ओबीसी को क्यों मिलना चाहिए, तो वो सीधा सा जवाब यही जाता है कि साहब इनका पहले शोषण बहुत हुआ है हजारों साल तक, इन्होंने पूछ लेते जनरली ये बात है क्या आप इसके समर्थक हो क्या आरक्षण के। तो हमें अपना ज्ञान ज्यादा उसमें नहीं लगाना होता है, इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जो वो बैठे रहते हैं ना इंटरव्यू लेते हैं आपके 4-5 विशेषज्ञ, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अब इंटरव्यू कोई लेगा तो आपसे ज्यादा ज्ञानी होगा ना, तो वहां पे वो अपने अपने ज्यादा विचार नहीं देते हैं। हाँ ऐसा उसको बंद कर देना चाहिए, फिर वो पूछेंगे क्यों बंद कर देना चाहिए, वो पूछेंगे फिर आपके पास जवाब नहीं होता है। फिर वो कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, और कहीं कहीं प्रशासन में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। भाई स्वर्ण है, ब्राह्मण है और दूसरे क्षत्रिय है, तो इनका भी योगदान होना चाहिए, इनकी तो सीटें होनी चाहिए, क्या इनको बात कर दो दिख रहा, ऐसा नहीं होता है। इनको कहते हैं 50% में आप लोग जो संविधान लिखा वो करा, मुझे याद नहीं आएगा, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं बढ़ सकता। वो किसके लिए, ये बचे हुए तो लिखा जाएंगे, आपको जो करना है 50% के नीचे में करिए। और इसीलिए उन्होंने क्या करा, केंद्र सरकार ने 12.5% तो एससी को दे दिया रिजर्वेशन, 7.5% शायद एसटी को दिया है, और बाकी 22% कुछ उसको दिया है ओबीसी को। मुझे पक्का याद है, वो देख लेना उसको। 27% आरक्षण की बात तो मंडल कमीशन में इस तरह का कुछ था, अपने यहाँ भी हो सकते 22% की दिया राजस्थान सरकार ने, पर यहाँ एसटी एससी का या 12% या 15% एससी का है, और ओबीसी का चाहे 27 या 22 मुझे याद नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं ये होता है कि सभी जाति के सभी संप्रदाय के लोग पढ़े और समाज की मुख्य धारा में आए, एक अच्छा भारतवर्ष बने जिसमें सामाजिक समानता हो, भाईचारे की भावना हो, ये एक प्रयास होता है संविधान में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई समानता के एक उपाधियों की बात किया जाती है कई बार कि उपाधियां आर्टिकल 18 में, तो संविधान में कहते हैं कि
सेना संबंधी और विद्या संबंधी उपाधि दे सकते हैं आप। दो ही उपाधियां संविधान में है कि सेना संबंधी और विद्या संबंधी उपाधि दे सकते हैं, पुरस्कार देते हैं किसी को। पर वो उन्होंने क्या करा, भारत सरकार ने जैसे भारत रत्न चला रखा है, पद्म विभूषण की है, पद्म श्री की है, पता नहीं और भी कुछ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाद में थोड़ा इनको विचार करके और जो भारत सरकार है वही विचार करके और न्यायिक ढंग से इनका पुरस्कार को बांटे, इस तरह का पुरस्कार। और संविधान में दो तरह की उपाधियां है, वो खाली सेना संबंधी और विद्या संबंधी, दो को ही मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि भाई ये भेदभाव है या इस जाति को नहीं मिला, इसको नहीं मिला। तो सेना में तो आप जानते हो, उसमें तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, पता नहीं कितने क्या अशोक चक्र वगैरह होते हैं, तो वो किसके उन्होंने योगदान है उनका, इसलिए मिलता है उनको। ऐसे ही शिक्षक का है, विद्या संबंधी उपाधि, कई सारे विद्वान में पढ़े लिखे हैं, उनको भी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी जरूरी है प्रजातंत्र की बुद्धि है कि योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार भी दिया जाए, ताकि उनको देख के दूसरे भी प्रेरित हो कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों में इसके अलावा एक और बात है, जीवन का अधिकार। पहले यूं माना जाता था कि भाई जो मूल अधिकार है उनको तो संसद स्थगित कर सकती है या चेंज कर सकती है। शुरू में शंकर प्रसाद मामला आया था, संविधान के ढांचे में एक बात पढ़ने में आई थी मेरे, तो शंकर प्रसाद मामला को संशोधित किया था। उसमें तो शंकर प्रसाद के मामले में 1951 का मुकदमा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब इसमें चेंज कर सकती है मूल अधिकारों में संसद। बाद में गोलकनाथ मामला आया 1960-61 के आसपास, और उसने कहा कि नहीं था, संसद को इतनी पावर नहीं है कि वो मूल अधिकारों में संशोधित कर सके, है ना। उसके बाद जब लगा आपकी संसद को कि नहीं इसमें तो हमें तो जरूरत है कुछ चेंज करने की, तो उन्होंने एक संविधान संशोधित कर दिया, संविधान संशोधित कर दिया। उसके बाद फिर केशवानंद वाद आया जो काफी चर्चित रहा है पूरे देश में, 1973 का केशवानंद भारतीवाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को पावर तो है चेंज करने की, क्योंकि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं दिया, मुझे मौलिक अधिकार था आपका, लेकिन वो मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। अब संविधान का मूल ढांचा कौन सा है ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं किया, लेकिन वो मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते, क्योंकि उसको कैसे बदला जाएगा, क्योंकि संप्रभुता किसमें निवास करती है, जनता में। और सरकार को किसने चुना, जनता ने चुना, वो तो आपकी पावर का यूज कर रहे हैं। मैंने कहा था कि प्रत्येक प्रजातंत्र और अप्रत्येक प्रजातंत्र, प्रत्येक प्रजातंत्र में जनता सीधे शासन कार्य में भाग लेती है, भारत में अप्रत्येक प्रजातंत्र है, आपने चुनी है आपकी सरकार को, तो प्रतिनिधियों ने शक्ति कहां से ली, आपसे चुनी, आपने चुना ना उनको, तो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, वो शासन का संचालन करते हैं। ये हो गया अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, मतलब जनता सीधी भाग नहीं है, उनके चुने हुए प्रतिनिधि भाग नहीं। तो मूल ढांचे को ये चुने हुए प्रतिनिधि कैसे बदलेंगे, बात यही तो आ रही है। अब उसको अगर बदलना है वो तो फिर तो जनता ही बदले, क्योंकि संविधान किसने बनाए, जनता ने, तो प्रतिनिधि को नहीं पाओगे। तो मूल ढांचे की बात उसमें आएगी थोड़ी सी, और उसमें आना इतना ही था, थोड़ा सा तो मान के राजनीतिक विचारक अपने जो संविधान देता है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपका धर्म निरपेक्षता, नाम सुना है धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता जो संविधान में है। कुछ लोग संसदीय शासन प्रणाली को भी मानते हैं मूल ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपके मूल अधिकार जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसको गणतंत्रीय स्वरूप, ये मूल ढांचे पे आते हैं, इनको कोई भी सरकार से नहीं सकती, ऐसा केशवानंद भारतीवाद ने कहा। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने और चेंज कर दिया, 42वां संविधान संशोधन आ गया, जिसको तो लघु संविधान भी कह देते हैं, काफी चेंज किया संविधान में, लेकिन उसके बाद फिर मिनोवामी मामला आ जाता है 80 में, उन्होंने कहते हैं मूल ढांचे को तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ये कानून है इस संविधान से विपरीत है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे यहाँ ब्रिटेन की संसद की तरह हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, कार्यपालिका व्यवस्था पिता के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है, जब तक उसको संसद में विश्वास प्राप्त है, लोकसभा जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक ही वो अपने पद पर रहती है, कौन, कार्यपालिका, नहीं तो फिर वो इस्तीफा देना पड़ेगा उसको। तो ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ही ली, क्योंकि उन्होंने 200 साल तक राज किया था, तो हमारे खून में वो था कि ये सिस्टम सही है।
अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहां सरकार के तीनों ही अंग अलग अलग है। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान है, वो उसकी जो संसदीय संविधान है उनका पालन करता है। वहां की जो संसद है वो अलग है, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारे यहाँ न्यायपालिका को इतना स्वतंत्र नहीं रखा गया जैसा अमेरिका में, क्योंकि हमारे यहाँ जापानी शब्दावली को अपनाया गया आर्टिकल 21 में, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमारे यहाँ अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो कानून को देखता है न्यायालय कि कितना पार्ट इसमें इसने अतिक्रमण किया है, उसी भाग को अवैध करेंगे, पूरे कानून को अवैध नहीं करते, क्योंकि पूरा कानून थोड़ी अतिक्रमण कर रहा है। जो भाग अतिक्रमण कर रहा है संविधान का, तो फिर उसको थोड़ा सा हटा देते ये अवैध है। अमेरिका में थोड़ा सा दो तरह से देखा जाता है, वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगर वहां कोई कानून बनता है तो पहले तो वो देखेगा कि इसने संविधान के अंतर्गत बनाया है या नहीं बनाया कोई भी कानून, वहां की विधायिका है, इसको कांग्रेस बोलते हैं। अब उसने ये तो देख कि संविधान के दायरे में बनाया है, लेकिन वो वोट देखेगा कि ये उचित है या अनुचित है, तो वो भी वही प्राकृतिक अधिकार में उसको चल जाएगा। मैंने 4 लाख की बात की थी आपको, ये कहीं वो जो प्राकृतिक अधिकार है उनका तो उल्लंघन नहीं कर रहा, अगर वो कानून उनका भी उल्लंघन कर रहा है तो भी उसको अवैध घोषित कर देगा। इसलिए अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ज्यादा पावर है। हमारे यहाँ बीच का मार्ग अपनाया गया है। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट में जाते हैं किसी कानून के तो वो न्यायपालिका देखेगी उसको कि भाई इसने कितना इसका उल्लंघन किया है कानून निर्माण की क्षमता में, वही बात अगर उल्लंघन किया तो उसको अवैध करेंगे, बाकी को वैलिड रखेंगे। हमारे यहाँ इस तरह की चीजें, बाकी अमेरिका में पूरा का पूरा अलग है। तो हमारे यहाँ तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। अब उसके बाद एक और चीज आती है जीवन के अधिकार की। अब इसको संकट काल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। पहले तो ये था कि कोई संकट काल 352 लग गया, राष्ट्रपति की संकट कालीन शब्दों का नाम सुना होगा आपने, बाह्य आक्रमण से रक्षा, राष्ट्रपति शासन लगाना, संवैधानिक राष्ट्रपति शासन लगाना और वित्तीय संकट। 352, 353 और 360 तीनों आर्टिकल में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों थे। और ऐसा पहले कहा जाता था कि जनरली आपके मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, और बाद में कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, संकट काल में भी आपका जो आर्टिकल 21 है जीवन का अधिकार वो स्थगित नहीं होगा। प्राण तो सबसे प्रिय है, राजधानी के लिए, इसलिए आर्टिकल 21 भी आपको उससे एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है जीवन की। एक और बात आती है आर्टिकल 22 में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी जो आपके अपराधी हो गए होते हैं, कई सारे अपराध हो जाते हैं, इंसान तो अच्छा ही होता है तो गलती हो जाती है ना, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पुतला ऐसा माना जाता है, गलतियां हो जाती है कभी कभी। जब रावण से होगी तो आपको साधन हो जाती है, उससे बड़ा ज्ञानी थोड़ी होगा कोई, है ना। तो उसमें ये कर दिया था, उसने आपको कुछ अधिकार दे दिया कि सीधा सीधा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को पेश करो 24 घंटे के अंदर। किसी को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस न्यायालय में ले जाकर उसको 24 घंटे पेश करना पड़ता है, उसका अपराध बताते हैं न्यायालय में किसने ये अपराध किया। फिर जज देखता है कि हाँ इसको छोड़ना चाहिए या जेल देना चाहिए, क्या है। तो आपको जबरदस्ती 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं रख सकती पुलिस, अपनी मनमर्जी नहीं है कि पुलिस राज्य है। पहले हुआ करते पुलिस राज्य, अब लोक कल्याणकारी राज्य है और साथ में अब डेमोक्रेसी है। ये कोई राजतंत्र नहीं है या कोई धनिक तंत्र नहीं है या कोई फांसीवादी राज्य नहीं, अभी डेमोक्रेसी है। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं कहीं ये समानता के अधिकार नहीं आती है। दूसरी चीज आती है फिर स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो भी फिर समानता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, है ना। इसलिए स्वतंत्रता के 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई है आर्टिकल 19 से लेकर के 21-22 तक। तो स्वतंत्रता के अधिकार में व्यापार वाणिज्य आप करो, अभिव्यक्ति की सबसे मेन होती है। कई बार विचार करते थे पॉलिटिकल साइंस की, या तो उनके स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। तो स्वतंत्रता बहुत ज्यादा चीजें होती है, और फिर भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपको बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर आप आजाद का तो समानता तो क्या, समानता कहां से है जब बोलने नहीं दिया जा रहा। कई बार कहते हैं बहुमत का अत्याचार, अगर साहब ये तो 99 में है, मैं तो अकेले नहीं गया, इनके आगे मेरी आवाज क्या रहेगी। तो ब्रिटेन में एक विचारक हुए थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, पढ़ा होगा किसी ने, नाम सुना होगा। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक था, और उसमें से भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा समर्थक था। उसने ये कहा कि चाहे राज्य में संघी व्यक्ति हो या कैसा भी व्यक्ति हो, उसको बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए। वो कह रहा है कि 100 में से 99 व्यक्ति कुछ और कह सकते हो, लेकिन वो उस एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है उस एक व्यक्ति ने ऐसी बात कहती हो तो उनको पता नहीं
सबकी सुनी जाए, बहुमत का आतंक नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी कहीं भी। ऑन लिबर्टी में उसने लिखा है दो ही तरह की स्वतंत्रता की बात करता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी कार्यों की स्वतंत्रता। तो यहाँ विचार और अभिव्यक्ति सबको बोलने का अधिकार है। आपको देखा था दूरदर्शन में पूरी की पूरी कार्रवाई जो हमारी संसद में होती है वो आपको देखते हुए सारा के सारा, और उसको दिखाने का यही मकसद होता है कि कानून निर्माण कैसे होता है, संसद में कैसे बोला जाता है, आपकी जो समस्या है वो देखो जनप्रतिनिधि कैसे उठा रहे हैं, तो आपको ज्ञान तो होता है ना कि संसद की कार्रवाई कैसे चलती है, देखते हैं टीवी पे संसद की कार्रवाई। तो ये कहीं पे विचार और वाणिज्य व्यापार की है, जो भी ये घूमने की है, कई सारी आपको इस तरह की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें यह है कि कई बार सुरक्षा के लिहाज से इनको प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, हटाया नहीं जाता, लेकिन प्रतिबंध सुरक्षा के लिहाज से कई बार लगा दिया जाता है। एक और बात आती है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसी में आपकी सामाजिक समानता की भी कई बात आती है। आर्टिकल 23 और 24 आपके एक सामाजिक बुराई चलती थी, बेगारी, बेगारी, बेगार राजपूत लोग जो राजा लोग उठवाते थे ना, कुछ बेगार ये काम को तो फ्री में, ऐसा नाम आता है बेगारी का, बेगार तो था, है ना, फ्री में देना तो कुछ नहीं है, काम करा उनसे, ले जाओ साहब गाँव वालों ये काम करो, तो बेगार पता हो गई ना। तो इसको भी निषेध किया गया है, कोई जबर बगैर वेतन के कोई फ्री में काम नहीं करा सकता, है ना। आर्टिकल 23 में ये एक और बात आएगी 24, आर्टिकल 24 में जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं आयु के, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनको फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जाता है, उनसे खतरनाक काम, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण नहीं किया जा सकता, जब तो सामाजिक समानता स्थापित होती, शोषण करोगे तो चाहे बालक हो या बालिका हो, कई बार ये क्या करते हैं उद्योग वाले छोटे बच्चों से भी काम करवा लेते हैं, तो आपका मूल अधिकार है उसमें जो आर्टिकल 24 में कि आपसे ये काम नहीं करवाया जाए, दूसरे काम ले सकते जिससे आपके प्राणों को संकट नहीं हो, लेकिन जो खतरनाक कार्य होते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से नहीं करते। उसके अलावा ये जो मूल अधिकार है वहां से फिर आपका शिक्षा संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 29 में, 28, 29 में, और उसके बाद जो आते हैं उसमें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा में कहा गया है अम्बेडकर द्वारा, तो उसमें तो ये है कि भाई अगर किसी के अधिकार होगा, अगर कोई लगता है मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। एक कांड हुआ था आपका भौमिक देवी कांड, बहुत तरह का को पता है, तो उसका कोई अपहरण हो गया था महिला का, अब वो गरीब आदमी उसका पुलिस वाले सुने नहीं, प्रभावशाली नेता है भाई साहब नहीं सुने तो बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है कि हो सकता है नहीं सुने किसी से, और वो बराबर नहीं हो, तो हाईकोर्ट में रीट लगाई थी उसने, बंदी प्रत्यक्षीकरण किया, और उसका मतलब होता है बंदी को सशरीर पेश करो न्यायालय में। अब पुलिस के पति ने छोड़ दिया, लाए तो कहां से लाए, उसका मर्डर वगैरह हो गया था और उसके पति ने लगा भी किया, तो ये कई बार ऐसा हो जाता है ना, तो आदमी अपने अधिकारों के लिए कहा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, और दोनों में इतना पावर है कि वो न्यायिका का अंतिम वही आपके पास एकीकृत न्यायिका होता है हमारे यहाँ, दोनों नहीं एकीकृत है, आपका नीचे जो सिविल कोर्ट वगैरह होगा, फिर डीजे होता है, डीजे के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और डबल बेंच सिंगल बेंच को चलती है, तो एकीकृत सिस्टम पूरा, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो पूरे भारतवर्ष के न्यायालयों में लागू होते हैं, चाहे किसी से भी संबंधित हो, न्याय से संबंधित हो, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें होती है। अब एक और बात आती है, कुछ संविधान में जो विशेष उपबंध भी किए गए कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए, एक लाइन का जवाब है उसके साथ आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक, इसमें भी सामाजिक सुरक्षा की बात की, जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके इन आर्टिकलों में 330 से 342 तक। अब इसमें जैसे क्या है कि कुछ लोग होते हैं तो उनको लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, एंग्लो समुदाय कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो राष्ट्रपति को पावर होती है कि 2 व्यक्तियों को वो उसमें नामजद कर देता है लोकसभा में, राज्यसभा में तो 12 व्यक्तियों को पावर है ना राष्ट्रपति को, जो कला विज्ञान साहित्य में जानकार है स्पेशलिस्ट है, तो उनको उसमें नियुक्त कर देता है ना, वो के साथ सांसद है, राज्यसभा सांसद है, और वो जो राष्ट्रपति करता है एंग्लो समुदाय लोकसभा सांसद है, क्योंकि उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, उनको बिठा दिया, उस समुदाय के लोगों को भी लोकसभा, मतलब सभी का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होना चाहिए, संसद में होना चाहिए, ताकि कानून निर्माण हो, और वो कानून ऐसा लगे कि देश की सभी जनता के कल्याण के लिए ये कानून है, किसी एक व्यक्ति के हित के लिए कानून नहीं बनाया गया है, तो सभी की भागीदारी उसमें होती है। उसमें एक बात और है, एसटी और एससी के लिए सीटों का रिजर्वेशन है,
विधानसभाओं में यथाप्रति, लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा और विधानसभाओं में एससी का है। शायद 79 जो सांसद है सीटें 545 में से 543 में चुनाव होते हैं, तो उनमें से 79 सीट एससी समुदाय के लिए उन स्थानों पे उन्हीं की कैटेगरी के चुनाव लड़ते हैं। कोई भी किसी भी पार्टी का वो एससी का होगा तो एससी के ही जीतेंगे वहां से, तो उनका तो हुआ हो गया। ऐसे ही एससी का भी शायद 40 सीटें हैं पूरे देश में लोकसभा के लिए, तो वहां एससी समुदाय के लोग भी जाते हैं। बाकी जो दूसरे समुदाय के वो तो अगर चुने जाते हैं, उनको पार्टी राजनीतिक पार्टी टिकट देती है, तो वो एक अलग बात होगी, है ना। तो इस तरह से कहीं कहीं समानता की बात है, ये संविधान में उल्लेखित की गई है। इसके अलावा एक आध चीज और मुझे याद आ रही थी, अभी थोड़ा सा दिमाग से वो फिसल गई, और ओबीसी वगैरह का जो ओबीसी जो नौकरियों के लिए है कहीं ना कहीं, तो ये तो मंडल कमीशन वगैरह चले थे, उसमें भी क्रिमिनल वगैरह की आ गई, जिसमें वो जो मोटी पद वाले जो बड़े आदमी है उनके बच्चों को थोड़ा सा जनरल में रखा जाए, कहीं तो फिर जो दूसरे जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो वो एक और अवधारणा उसमें आगे की क्रिमिनल है ना। तो जो गरीब बच्चे ओबीसी के जिनकी आय निश्चित अपेक्षा 7 लाख होगी करीब, तो वो लड़के उसमें आरक्षण में आ जाते हैं, बाकी उससे ज्यादा आय वाले वो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो इस तरह से कहीं भी सभी के लिए इसमें एक प्रावधान किया गया। एक और बात आती है पंचायत राज, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हो रही है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने कहा है कि कोई एसटीसी में जो बालिकाएं हैं उनको ज्यादा हम आरक्षण देंगे, 50% आरक्षण देंगे, तो कहीं भी समानता की बात आ रही है, क्योंकि आधी आबादी तो महिलाओं की है। अभी शैक्षणिक संस्थाओं में भी काफी, हमारे कॉलेज में लड़कियां सबसे ज्यादा रही, उसमें भी इनको विशेष आरक्षण दिया गया है, इनकी सीटें ज्यादा है। तो ये कहीं भी ये जो सामाजिक समानता है इसको लाने का एक प्रयास है, और इसके लिए समाज भी आगे आए, समानता तो तभी आएगी कि समाज भी आगे आए और हमारा राज्य सरकारें ये सभी आगे आए, तो अंतिम व्यक्ति तक की समानता पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। देखो बच्चों, अब आपको यहाँ इस लेक्चर से लेके क्या जाना है, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको सर की। हमने जब सर को आमंत्रित किया तो सर ने हमसे थोड़ा समय लिया कि मैं विषय को बहुत अच्छे से तैयार करूँगा। सर प्रोफेसर हैं बीते 30 साल से, लेकिन सबसे पहले बच्चों का लेवल पूछा सर ने कि बच्चों के लिए क्या कंटेंट रहेगा। सर ने समय मांगा। आप देख सकते हो बीते 90 मिनट से सर इतना ऊर्जावान होके बोल रहे हैं जितना आप बैठ नहीं पा रहे हैं। आप सर की और आपकी उम्र की तुलना कर सकते हो। 90 मिनट से बिना किसी माइक के इतना ऊर्जावान होके, बिना जल पिए, पानी अभी सर ने अभी भी शायद नहीं पिया है, अब पिया है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस लेक्चर को क्या हमें सीख के जाना है। यदि अगर मैं किसी छात्र को यहां पे बुला लूं तो बामुश्किल 20 सेकंड भी हम अनवरत बोल नहीं पाते। लेकिन मैं सर बिल्कुल याद कर पा रहा था, क्योंकि हमने भी जब सामाजिक ज्ञान पढ़ी, भूगोल पढ़ी, जैसे जैसे आप कुछ नाम ले रहे थे तो दोबारा हमें रिकॉल होते जा रहे हैं। और सच में ये भारतीय संविधान की ताकत है कि यदि आपने भारतीय संविधान का अध्ययन कर लिया तो आप सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और उसमें भी भारतीय संविधान से कहीं ज्यादा जो असली ताकत है वो है अध्ययन की। तो जो सब्जेक्ट आपको मिले ना उसको आप पढ़ें। कोई व्यक्ति इस मंच से बोल रहा है तो उसको आप सुने, जितना ज्यादा ध्यान से सुन पाएंगे उतना ही बढ़िया आप बोल पाएंगे। बीते शायद जब मेरे को यहां पे 12 साल हो जाएंगे अभी फरवरी में, मैं पहले दिन से एक ही चीज कहता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करता, मैं बच्चों को जगाने का काम करता हूं। बच्चे आते हैं ऊर्जाहीन बैठे रहते हैं, पता नहीं खाया नहीं खाया, किसी को नींद आ रही है, कोई किसी से आपस में बातें कर रहा है। अरे भाई ये बच्चों आपके लिए है प्रोग्राम, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम लोग तो यहां सभी सरकारी सेवा रहते हैं, सब अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन हमें आप लोगों की चिंता है। आज सब जब अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, अपनी प्राचार्य की जिम्मेदारियों को थोड़ा सा रोक के यहां पर आपसे जब 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व जब आपके पास आकर यहां पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनसे आप सीखें। और विषय से जुड़ी एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ी सर शायद मार्टिन लूथर किंग का सर ये वाक्य था कि यदि किसी भी एक जगह भी अन्याय हो रहा है, किसी एक जगह भी अन्याय हो रहा है और बाकी सब जगह न्याय है, तो वो इनजस्टिस कहीं है तो हर जगह होने वाले जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
मेरा मूल कर्तव्य है कि जब मैं इस सभागार में बैठूं तो जो सामने वाले का जो व्याख्यान उसको ध्यान से सुनूं। ये आपका मूल अधिकार भी है, ठीक है, आपसे नहीं बैठा जा रहा, कोई आप बीमार हैं, कुछ नेचर्स कॉल है, आप बाहर जा सकते हैं। तो हमें सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों के बीच में। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री संतानिया सर से। सर एक बार प्लीज आप आए। श्री संतानिया सर। हमारे अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री आरपी मीणा साहब, यहाँ उपस्थित हमारे साथीगण और देश के भविष्य हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, ये जो व्याख्यानमाला पूरी आयोजित की जा रही है, जिसमें आपको तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त पूरे जीवन में एक भारत के नागरिक होने के लिए भी जो ज्ञान आवश्यक है, ये कहीं ना कहीं आपको यहां से जाने के बाद इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा पता चलेगा। राजनीति विज्ञान ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि हम तो टेक्नोक्रेट हैं और हमें क्या जरूरत पड़ेगी राजनीति विज्ञान। आप टेक्नोक्रेट हैं पर किस समाज में रहेंगे आप? समाज तो यही है। आप किन अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे? आपके अधिकारों को कोई जब हनन करेगा तो उसका कैसे प्रतिकार करेंगे? आपके क्या कर्तव्य हैं? अगर आपने उनको नहीं निभाया तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टेक्नोक्रेट हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो सबसे पहले एक नागरिक है इस समाज का, इस देश का। और यही उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ, ये मान लीजिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट 50% पढ़ाई का टाइम होता है और 50% आपके व्यक्तित्व निर्माण का टाइम होता है। पढ़ाई तो आप सब कर लोगे, नंबर भी ले आओगे, परंतु जब आप कहीं जाएंगे या तो नौकरी करने या खुद का काम करने, वहां आपकी मार्कशीट एक कागज मात्र होगी। वो मार्कशीट में लिखे हुए नंबर, कोई फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, कोई कम परसेंटेज वाला है, उससे कोई वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। वहां आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या कैलिबर है, क्या आपके अंदर गुण है, वो काम आएंगे। तो ये सब बातें ही विकसित करने के लिए आपके व्यक्तित्व में, आपको लगता है आपको जबरदस्ती यहाँ बिठाया है, पर कहीं न कहीं हम आपके अंदर वो सब चीजें डालना चाह रहे हैं। इतना लंबा व्याख्यान सर ने दिया, मैं खुद जो है बहुत मतलब आश्चर्यचकित हूँ। 1.5 घंटे से लगातार बिना माइक के यहाँ पर बोलना और विषय पर पूरा इतना कमांड होना, तो ये 30 वर्ष का अनुभव भी बोल रहा है। और सर की जो व्यक्तिगत रुचि है राजनीति विज्ञान के अंदर, वो भी हमें दिखाई दे रही है। हम सब बहुत आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं। आपने पीजी कॉलेज, जो राज्य के बहुत पुराने कॉलेजों में शामिल है, झालावाड़ का पीजी कॉलेज, आप देखते हैं वहां का स्थापत्य कला कैसी है, वहां जो बना हुआ है कॉलेज, आज से नहीं, आज के मेरे ख्याल से 60-70 सालों से वो स्थापित है। 60 साल से तो ऊपर हो गए, 58 ईयर्स से स्थापित वो कॉलेज है। उस कॉलेज के प्राचार्य के पद को सुशोभित करने वाले एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच आए। हम उनके अत्यंत आभारी हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यदि इनके द्वारा कहे गए यहाँ पर वाक्य जो हैं, उनमें से कुछ भी, जब मैं आपको बता दूं, ये अभी आपको लग रहा है ये क्या काम आएंगे, क्या काम आएंगे, जिस दिन किसी को कहीं ना कहीं कोई परिवार में किसी के कहीं कोई पुलिस आएगी घर, या ऐसी कोई बात होगी जब आपको कहीं जेल जाने की नौबत आ रही होगी, तब आपको अपने सारे कर्तव्य याद आएंगे। तब अगर आपको पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ होगा तो आप वकील को भी कह सकते हो, नहीं तो फिर आएगा वकील और वो वकील आकर के आपके पैसे खाएगा, फिर आपको बाहर लेके आएगा। और जागरूक नागरिक होगा, वो सीधे वही पुलिस को ही सीधे कह सकता है आप 24 घंटे होने वाले हैं, मेरे को आप पेश करो वहां पर, या अब रात हो गई है, आप मेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि महिलाएं हैं उन्हें रात में गिरफ्तार, सूर्यास्त के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। ये बेसिक चीज है। आपने कंपनी बनाई है, कोई आ गया आपकी कंपनी, आपका उद्योग लगाया है आपने, वहां आकर के कोई अन्याय कर रहा है, आपको किसको संपर्क करना है, क्या करना है आगे? नौकरी में आपकी तनख्वाह रोक ली गई है, आपको किससे संपर्क करना है अगर वो मालिक भी नहीं दे रहा है तो ये सब चीजें जब आके पड़ती है
तब ध्यान आती है, परंतु हम ये इसीलिए रखा गया आपके विषय लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फौरी तौर पर पढ़ लेते हैं। परंतु यदि आप थोड़ा समय निकालेंगे तो न केवल इंटरेस्टिंग टॉपिक है बल्कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक टॉपिक भी है। एक बार पुनः